वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है पर्यावरण के मुद्दे, और ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा, है ना। चलिए, और आज के जो टॉपिक है वो है वन उन्मूलन, वन विनाश कह सकते हैं। ठीक है, कि वन का विनाश क्यों हो रहा है। ये एकदम जनरली क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर आ सकते हैं, क्योंकि सरल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आते हैं और हम लोग सरल करके कुछ छोड़ देते हैं। ये नॉर्मल अपने पढ़ने का है, ज़्यादा बिल्कुल रटने का नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये भी यूज़फुल है। यहाँ पर बहुत सारे सन मिलेंगे आपको। सन है ना, वो सन मतलब सन 1932 जैसे जो लिखा होता है ना, उसको आपको अधिकतर याद करना है ना। तो सीधा चलते हैं, वन उन्मूलन क्या है, अर्थात वन विनाश क्या है या निर्वनीकरण क्या है ना। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ, जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या का बढ़ना, तो जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ वनों का विनाश तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या विस्फोट होती है तो क्या करते हैं कि मनुष्य है अपने स्थान के लिए वनों को कटाई करते हैं, कुछ कृषि कार्य के लिए कटाई करते हैं, तो इस तरह से वनों का विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ वनों का विनाश तेजी से हो रही है। इसी कारण वनों के अस्तित्व खतरे में है। वनों का अनुचित तरीकों से दोहन वन उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वन उन्मूलन। मतलब सीधी बात है, वन का नष्ट होना, है ना। वन विनाश के कारण लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, वन विनाश के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वन विनाश के कारण हम लोग चलते हैं सीधा। पहला आता है घरेलू एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के कारण वन उन्मूलन। ठीक है, किसके लिए? घरेलू एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वन, मतलब कहा जाए कि घरेलू उपयोग क्या है, लकड़ी का उपयोग है ना। व्यावसायिक उद्योग में लकड़ी को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास वन उन्मूलन के क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। कृषि हेतु भूमि, अब कृषि हेतु भूमि अगर क्या होता है, कृषि हेतु जब भूमि चाहिए तो क्या होता है, पहले तो वन को काटा ही किया जाएगा। अतिचारण, अतिचारण मतलब क्या है, कुछ छोटे छोटे वनस्पति होते हैं जहाँ पर चारागाह बनाते हैं, अतिचरण होते जाते हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप वन विनाश होता है। चारागाह का विकास, चारागाह का विकास करने के लिए मतलब क्या होता है कि छोटे वाले जो वनस्पति उसको चारागाह बना दिया जाता है। सीधी बात है, वहाँ पर मवेशी अगर आएंगे और पूरा चारागाह का विकास होते जाएगा, लेकिन वन का तो विनाश होते जाएगा। तो इस तरह से क्या है, वन विनाश के बहुत सारे क्या है कारण हैं। चलिए आगे आता है वन उन्मूलन के प्रभाव। तो कितने प्रभाव देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट आता है जलवायु में परिवर्तन। जब वनों की कटाई होगी ना, तो जलवायु में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वन उन्मूलन के कारण वर्षा की आवृत्ति घटती जाती है। आवृत्ति मतलब उसके जो होने की क्षमता एक बार होती है, 2 बार होती है, वो एक ही बार होने लगती है। 10 बार होती है तो 5 बार होने लगती है ना। तो इस तरह से जलवायु में परिवर्तन होता है ना। देखिए ध्यान से कि वन उन्मूलन के कारण वर्षा की आवृत्ति घटती बढ़ती जाती है या घटती जाती है, बढ़ती नहीं सकते, क्योंकि वन कटने से आवृत्ति तो घटेगी ही, है ना। तो वन उन्मूलन के कारण वर्षा की आवृत्ति घटती जाती है। वन उन्मूलन के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप जलवायु में परिवर्तन संभव है। ठीक है ना। अतः तूफान एवं आंधियाँ सामान्यतः आती रहती हैं। ठीक। दूसरा आता है भूमि अपरदन एवं बाढ़। एक बात आप जान लीजिए कि जो पानी है उसके बहाव को रोकने का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका वृक्षारोपण। वृक्ष क्या होता है, उसके जड़ है या उसके तना है, उसको पानी के क्षमता को रोक देती है, मतलब जो बहाव है वो धीरे धीरे हो जाता है। तो भूमि अपरदन एवं बाढ़, वन आवरण अनुपस्थित होने के कारण, वन का आवरण मतलब कहा था वनों की मात्रा, वृक्षों की मात्रा। तो वन आवरण अनुपस्थित होने के कारण वर्षा जल पहाड़ों पर रुकने के बजाय, ये रुकने है ना, ये गाढ़ा दिख रहा है ना, ये रुकने, ये स्टाइल है लिखने का है। तो वन आवरण अनुपस्थित होने के कारण वर्षा जल पहाड़ों पर रुकने के बजाय तेजी से बहता हुआ मृदा को अपरदित करती है। अपरदन मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे कि ये बहाव है, ऐसे जा रहा है नदी, ठीक है, नदी नहीं जाता है, पानी जाता है ना, और आसपास में क्या होता है, ऐसे उसके किनारे होते हैं। तो जब बहाव देते हैं तो किनारे का मिट्टी का टूटने लगता है ना। या तो कहा जाए अगर सीधा किसी मिट्टी पर पानी चल रही है तो भी मिट्टी टूटने लगती है। तो वन आवरण अनुपस्थित होने के कारण अगर इसी जगह अगर कोई पेड़ रहता तो वो नहीं टूटता, वो जो मिट्टी है वो। तो वन आवरण अनुपस्थित होने के कारण वर्षा जल पहाड़ों पर रुकने के बजाय तेजी से बहता हुआ मृदा को अपरदित करती है तथा जल की मात्रा बढ़ जाती है, जो भूमि अपरदन एवं बाढ़ का कारण होता है। ठीक है। आगे आता है आपका सिल्टेशन।
सिल्टेशन मतलब का जैसे कि आप लोग तालाब वगैरह गए होंगे नहाने के लिए ना, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे कीचड़ होते हैं अंदर में, छत्तीसगढ़ी में लद्दी बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है, तो उसी को सिल्टेशन कहते हैं। देखिए, तो नदी के बहते हुए जल के साथ जो कीचड़ मिट्टी लाई जाती है, नदी के जल है वो बहते बहते क्या आते हैं अपने साथ, कीचड़ मिट्टी भी लाती है ना, ठीक है, तो नदी के बहते हुए जल के साथ जो कीचड़ मिट्टी लाई जाती है, यह जलाशय के तली में बैठ जाती है। अब लास्ट तक कहाँ आएगा, जलाशय में आएगा, है ना, कहा जाए या तो नदी का तो जलाशय नहीं जाएगा, नदी का तो समुद्र में जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो नाले हैं वो क्या आता है, अधिकतर कुछ बड़े वाले जलाशय में जाते हैं, ठीक है ना। तो नदी के बहते हुए जल के साथ जो कीचड़ मिट्टी लाई जाती है वह जलाशय के तली में बैठ जाती है तथा जलाशय की संग्रह क्षमता में कमी लाती है। मतलब उसके संग्रह क्षमता मतलब पानी संग्रह करने की क्षमता में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि कीचड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि सिल्टेशन का कारण होता है। ओके, तो इस तरह से सिल्टेशन है। ठीक, आगे वन उन्मूलन का कारण प्रभाव। नदियों में सूखा, नदियों में जल की मात्रा शुष्क आवृत्ति मौसम में कम हो जाती है। मतलब क्या है, नदियों की जल की मात्रा है शुष्क आवृष्टि में, आवृष्टि बोलते हैं, आवृत्ति बोलेंगे, आवृष्टि, नदियों में जल की मात्रा शुष्क अवशिष्ट मौसम में कम हो जाती है। जल की अनुपलब्धता के कारण सूखा पड़ जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ वृक्ष के कमी के कारण होती है। ठीक, जलाऊ लकड़ी में कमी, वनों से ही जीवाश्म ईंधनों का निर्माण हुआ है तथा वन प्रत्यक्ष ईंधन भी देते हैं। इसकी कटाई से जीवाश्म बनने की संभावना तो घटती है, साथ में हाँ इसको कट कर देना मत लिखना। ठीक, सीधा हम लोग चलते हैं, वन्य जीवों का विलुप्त होना। वन्य उन्मूलन से जीवों के आवास नष्ट होते हैं एवं पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव जातियाँ विलुप्त हो जाती है। यह हो गया वन उन्मूलन के प्रभाव। पहला हम लोग पढ़े थे वन उन्मूलन के कारण, दूसरा पॉइंट है आपका वन उन्मूलन के प्रभाव, और तीसरा पॉइंट आ गया है वन संरक्षण हेतु उपाय। चलिए, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहले तो किसी को ना जंगल में जाना नहीं है, काटना नहीं है किसी पेड़ पौधे को, बता दिया हूँ, है ना। तो वन संरक्षण हेतु उपाय है नए पौधे को लगाना तथा क्षतिग्रस्त पौधे को हटाना। अधिकतर हम लोग फूल पत्र लगाते हैं, है नहीं, बड़े बड़े पौधे नहीं लगाते हैं, उसको लगाना शुरू करिए। वन कटाई नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वनों में पालतू जानवरों के प्रवेश को प्रतिबंध करना चाहिए। पहाड़ी तथा पठारी जमीन पर वन विकसित करना चाहिए। पहाड़ों पर वन विकसित करने की संभावना हो सकती है, करेंगे तो सब कुछ है, ठीक है ना। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया वन संरक्षण हेतु उपाय। आगे हम लोग चलते हैं कि वन संरक्षण हेतु ना बहुत सारे संरक्षण के बहुत सारे उपाय भी हैं और उसके नियम भी बनाए गए थे। वो नियम है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ना। तो वन संरक्षण क्या है, इसको समझिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो वन आवरण की सुरक्षा एवं पुनः स्थापना या संरक्षण की क्रिया वन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वन संरक्षण। और वन संरक्षण या सुरक्षा को रोकने के बहुत सारे और नए नीति अपनाए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला, वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण कैसे किया जाता है। वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण कैसे करेंगे, देखिए। पहला पॉइंट आता है वन रोपण एवं पुनर्वन रोपण। वन रोपण मतलब जहाँ पर नहीं है उस पर रोपना, और पुनर्वन रोपण मतलब कहता है जहाँ पर पहले था लेकिन अभी नहीं है लेकिन उसे फिर रोपना है, उसको पुनर्वन रोपण कहते हैं। तो पहले से अनुपस्थित वन क्षेत्र अर्थात खाली पड़ी भूमि पर वन का निर्माण वन रोपण कहलाता है। नग्न क्षेत्र अर्थात पेड़ पौधे की कमी वाले इस क्षेत्र को वन का पुनर्वन रोपण कहलाता है। मतलब थोड़ा बहुत पहले से बचा हुआ रहता है पेड़ पौधे, ठीक है ना। यह कार्य राष्ट्रीय वन रोपण एवं आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। वन की सुरक्षा एवं संरक्षण, यहाँ पर टिप लिखे, मैं बीच बीच पढ़ाता रहता हूँ, टिप लिखाता हूँ, है ना। टिप का मतलब क्या होता है कि आपको पता चले कुछ यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण को वन महोत्सव के रूप में 1950 में मनाया जाता है। हमारा जन्म तो नहीं हुआ था भाई। वर्ष में दो बार जनवरी और फरवरी में वृक्ष रोपे जाते हैं। चलिए,
दूसरा पॉइंट है आपका सुरक्षित क्षेत्र निर्माण। वन सुरक्षा एवं संरक्षण के अंतर्गत चल रहा है ना, वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के अंतर्गत राज्य सरकारें कृषि वन या खाली पड़ी भूमि को आरक्षित बनाने हेतु अधिकृत की गई है। राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्यों की तरह ही वनों की मानव द्वारा हस्तक्षेप पर रोक सुरक्षा को की जाना चाहिए। वन्य उत्पादों की नियमित गति होनी चाहिए, इसको भी नॉर्मल लिख देना आपको, छोड़िए मौसी की चरा खत्म। हम लोग चलते हैं सीधा वन की सुरक्षा एवं संरक्षण में, है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक नए पॉइंट में जिसका नाम है वन एक्ट 1980 क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वन संरक्षण या वन एक्ट 1980 के निम्नलिखित प्रबंध समझाइए। तो वन्य भूमि एवं गैर सरकारी कार्यों के लिए बदलाव या आरक्षित वन में, है ना, जो आरक्षित वन है, वन्य भूमि का गैर सरकारी कार्यों के लिए बदलाव या आरक्षित वन का अआरक्षित बोलते इसको, अआरक्षित वन में परिवर्तन बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। मतलब वन एक्ट के अंतर्गत यह बताया जा रहा है कि जो वन्य भूमि है उस वन्य भूमि का गैर सरकारी कार्यों के लिए, गैर सरकारी मतलब ये मानव के कार्य हैं। सरकारी संस्था ज़्यादा कार्य करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जब करेंगे तो वो नहीं किया जाने दिया जाएगा भैया, है ना। तो वन्य भूमि का गैर सरकारी कार्यों के लिए बदलाव या आरक्षित वन का, ठीक है ना, बदलाव या आरक्षित वन का अआरक्षित वन में परिवर्तन बिना केंद्रीय सरकार के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। अआरक्षित मतलब जो हमारे लिए है, आरक्षित मतलब कौन है, सरकार के लिए है, ठीक है ना। तो आरक्षित जो सरकार के वन है उस वन को हम लोग अआरक्षित वन में परिवर्तन नहीं कर सकते, किसकी अनुमति के बिना, केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना। तो इसी को बोला जाए कि वन भूमि का गैर सरकारी कार्यों के लिए बदलाव या आरक्षित वन का अआरक्षित वन में परिवर्तन बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, बिना केंद्रीय सरकार के अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। ये है वन एक्ट 1980। 20 हेक्टेयर से कम या वन्य क्षेत्र की, 20 हेक्टेयर ना, हम लोग हमारी तरफ किस में बोलते हैं, एकड़ में बोलते हैं ना, ये है हेक्टेयर है, हेक्टेयर। 20 हेक्टेयर से कम या कम का वन्य क्षेत्र की अवन्य कार्य हेतु, अवन्य बोलते हैं उसको, वन्य कार्य अलग है, अवन्य मतलब जहाँ पर उसको तोड़ किया जाए, वनों का तोड़ना, ठीक है ना। तो 20 हेक्टेयर से कम या वन्य क्षेत्र की अवन्य कार्य हेतु राज्य सरकार स्तर की समिति द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से परिवर्तित किया जा सकेगा। मतलब हम लोग अवन्य क्षेत्र कब बना सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेंगे तब। आगे देखें, तीखे ढलानों, जल संग्रह क्षेत्र एवं अपर्दन क्षेत्र पर सीधे ही वृक्षारोपण कर सुरक्षा की जानी चाहिए। सीधे ही वृक्षारोपण कर सुरक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। और एक और बताते हैं, चौथा में चारण एवं वृक्षों की कटाई पर अनुमति नहीं देनी चाहिए। चारण एवं वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये वन नियम या वन एक्ट 1980 क्या है ऐसा पूछेंगे तब इस सबको लिखना है ना। आगे हम चलते हैं राष्ट्रीय वन नीति में। राष्ट्रीय वन नीति 1988-1998। इसका मुख्य कार्य यह है कि वन की सुरक्षा एवं संरक्षण का विकसित किया जाना, है ना, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन आदि बनाए रखा जा सके।
मृदा अपरदन एवं जल ग्रहण क्षेत्र को नग्न किए जाने पर रोक हो सके, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण हो सके, वन्य आवरण बढ़ाया जा सके। इस राष्ट्रीय वन्य निधि का उद्देश्य, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय वन्य निधि का उद्देश्य क्या था, क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन 1998 तक ये अच्छी तरह से चला। राष्ट्रीय वन्य निधि क्या है, उद्देश्य है ना। इसके जस्ट बाद आएगा आपका पेड़ एवं वनों के संरक्षण में बचाने हैं तो लोगों का सहयोग। आगे हम लोग देखते हैं पेड़ एवं वनों के संरक्षण में व बचाने में लोगों का सहयोग। तो पहला आता है विश्नोई, उसका आप लोग विश्नोई, ये विश्नोई क्या है, ये विश्नोई क्या है, ये पेड़ों को गिरने और जंतुओं को मारने नहीं देते थे, है ना। ये एक पूरा कहानी है, इसको आप बुक से देखकर लिख सकते हो, है ना। दूसरा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत जगह फेमस है कि उत्तरांचल के टेहरी गिरवाल क्षेत्र में हुआ था। मतलब कहा जाए 1773 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था ना। इसमें ना टेहरी के सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल सरपंच अलग है, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें चिपको आंदोलन समझाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उसका संयुक्त वन प्रबंधन है, प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार में संबंधित अध्ययन है, ये सब है ना। वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ये आवाज़ सुनते सुनते आप बोर हो ही गए होंगे, लेकिन क्या करें, कैसो है। आज आपका जो कोर्स है वो एकदम कंप्लीट हो गई, और इसके बाद हमारे बायो में और वीडियो अब नहीं अपलोड होगी। सो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा। दुनिया गोल है, कभी न कभी फिर मिलेंगे, है ना। सो अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट है या कोई आप कुछ पूछना चाहते हो, है ना, तो आप पूछ सकते हो, उसको आप वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, है ना। ऐसे खुश तो नहीं हूँ मैं कंप्लीट तो कोर्स हो गई, बट कुछ चलो 2 लाइन में कुछ बताता हूँ कि साल निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, कुछ अपने छूट जाएंगे। साल निकल जाएंगे, कुछ अपने छूट जाएंगे, कुछ भूल जाने को मन करेगा, कुछ भूल जाने को मन करेगा, तो कुछ पल बहुत याद आएंगे। कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा। सफ़र है, सफ़र है, बस चलते रहना, सफ़र है, बस चलते रहना, एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएंगे। सो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, और अच्छे से पेपर दिलाइएगा, और अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, और कुछ बुरा लगे, कुछ बुरा लग गया होगा तो माफ़ कीजिएगा।